नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद की, जो अब मिलिट्री टेंशंस भी जिसमें काफी ज्यादा हुई हैं। रशियन फौज का एक बड़ा जमावड़ा है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे, और जिसकी वजह से पूरे यूरोप में तमाम जो देश हैं, यूएस जो है और दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण देश एक कूटनीतिक बहस का हिस्सा हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि बिना युद्ध के इस समस्या का समाधान निकाला जाए। ये टेंशन शुरू कैसे हुई? इस बार ये टेंशन ऐसे शुरू हुई कि रशिया ने यूक्रेन से डिमांड की थी कि वो प्रॉमिस करे, दिसंबर में उन्होंने डिमांड किया कि वो प्रॉमिस करे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा नहीं बनेगा और नाटो को यूक्रेन में बॉर्डर्स नहीं, मिलिट्री बेसिस नहीं बनाने देगा। ये अपने आप में बिल्कुल ठीक मांग है, लेकिन जिसको लेके बाइडेन, जो अभी अभी अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह से सेना उन्होंने निकाली है और जिसके बाद बहुत किरकिरी हुई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया भर में, उन्होंने इसको एक अपनी प्रतिष्ठा को भी वापस रिस्टोर करने का मुद्दा बनाया और लगातार वो कहते रहे। बाइडेन और भारतीय मीडिया दो ही हैं जो कह रहे हैं कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। भारतीय मीडिया ने तो समय भी बता दिया था कि करेंगे, शायद प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे ज्यादा समय मांग लिया है, कहा होगा कि तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन दरअसल ये विवाद जो है ये 2021 के दिसंबर का भी विवाद नहीं। ये विवाद एक लेगेसी विवाद है। लेगेसी विवाद मतलब जो सदियों से चले आते विवाद होते हैं या कम से कम दशकों से, और इस विवाद की जो जड़ें हैं वो 20th सेंचुरी के कोल्ड वॉर में है, वर्ल्ड ऑर्डर में है, जिसमें एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व वाला खेमा था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यूक्रेन हिस्टोरिकली एक बहुत ही कमाल का देश है, भारत जैसा देश आप मान सकते हैं कि उसमें विविधताएं बहुत हैं। भारत में एक जमाने में नारा होता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूक्रेन कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा, उसमें डाइवर्सिटी ही रही, विभाजन ही रहे। अगर आप कभी भी उसका हिस्सा भी देखें, उसका नक्शा आप देखें यूक्रेन का, तो आपको ये दिखेगा कि उसका जो ईस्टर्न हिस्सा है वो बहुत पूरी तरह से रशियन डोमिनेटेड है। वहां पे रशियन स्पीकर्स ही नहीं बल्कि रशियन मूल के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्रीमिया तो खैर सोवियत यूनियन ने गिफ्ट किया था यूक्रेन को, उनका हिस्सा ही था, फिर भी 1950s में ख्रुश्चोव ने गिफ्ट किया था, जिसको लीज पे लिया हुआ है बहुत जमाने से रशिया ने यूक्रेन से, इसीलिए वहां पे नेवल बेस भी है। और जो बाकी यूक्रेन का हिस्सा है उसमें यूक्रेनी भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। बहुत सारा जो पोलिश बॉर्डर पड़ता है, 17वीं शताब्दी में पोलैंड का भी एक हिस्सा था, एक कब्जा था यूक्रेन के एक हिस्से पे, रशियन जो जारशाही थी उसका दूसरे हिस्से पे कब्जा था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बोथ एथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली यूक्रेन जितना डिवाइडेड देश आपको कम मिलेगा, जहां पे यूनिटी के बहुत सारे संसाधन ना हो। खैर, एक और बात यहां पे याद करें कि ये जो क्राइसिस ट्रिगर हुई 1990 में, जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, एक्चुअली 89 में, उसके बाद जब नाटो ने अपना बेस बढ़ाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट ये कह लें कि मोनरो डॉक्ट्रिन, अब तो व्हाट्सएप पे ही ज्यादा इतिहास पढ़ा जाता है, डिप्लोमेसी भी पढ़ी जाती है, लेकिन अगर आप मोनरो डॉक्ट्रिन याद करें जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने दिया था कि अब यूरोप का कोई देश वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ कॉलोनाइज नहीं करेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी और देश अपनी सेना या अपने हथियार तैनात नहीं करेगा। क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस हुई थी, अगर आप याद करें, तो एक तरफ आप ये करते हैं और दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि आप यूक्रेन को लगातार नाटो के अंदर लाना चाहते हैं। नाटो के मोटा मोटा जो दो मेजर एक्सपेंशन हुए, एक पहला जब इन्होंने किया वो 1999 में था, यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का। जब सेकंड जो इन्होंने किया 2004 में, उसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया और बुल्गारिया को लेके आए, और ये सारे के सारे देश रूस के बहुत करीब। अगर यूक्रेन बीच में खड़ा रहता है और ये देश नाटो का हिस्सा नहीं होते हैं, तो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से, इंग्लैंड तो खैर एक आइलैंड ही है, फ्रांस और जर्मनी से जो रूस की दूरी है वो करीब करीब 1600 किलोमीटर। लेकिन अगर ये देश नाटो में जाते हैं
जो कि इनमें से 4 तो चले भी जा चुके हैं। तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो रशिया के बॉर्डर पे खड़ी होगी। और यूनाइटेड स्टेट्स का कितना भरोसा है लोगों को, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। चाइना के लद्दाख ऑक्यूपेशन के बाद उसने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो डेमोक्रेसी के नाम पे जो करता रहा है, डेमोक्रेसी फैलाने के नाम पे वो जो करता रहा है, वो हमको बहुत ढंग से पता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 2008 में, जब नाटो की बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस होती है। बहुत जरूरी तारीख है ये। दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द करंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। 2008 में नाटो की कॉन्फ्रेंस होती है बुखारेस्ट में, और वो वहां पे बोलते हैं कि हम जॉर्जिया और यूक्रेन का नाटो में स्वागत करना चाहते हैं और खुला आमंत्रण देते हैं। यूक्रेन का जो नॉन रूसी हिस्सा है, जो रूसी नहीं बोलते हैं, उनको यह ऑफर समझ में भी आता है, लेकिन रूस बोलता है कि ये तो होगा नहीं। आप नाटो की फौज रूस के बॉर्डर पर तैनात नहीं कर सकते। आपको याद होगा ये अप्रैल 2008 की कॉन्फ्रेंस है और अगस्त में जॉर्जिया पे हमला कर दिया रशिया ने, और नाटो उनको बचाने नहीं दिया। रशिया बेसिकली क्लबर्ड जॉर्जिया, गैस सप्लाई काटी, उनकी भी काटी, यूक्रेन की भी काटी। वो कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ था पाइपलाइन में लेकिन लोग बताते हैं कि एक्सप्लोजन, ये भी शक है कि रशिया ने जानबूझ के गैस क्राइसिस पैदा की थी। और सर्दियों के चरम पे अगर आप उन देशों की गैस काट दें जो रशियन गैस आपूर्ति पे टिके हुए हैं, सेंट्रल हीटिंग के बिना वो जी नहीं सकते उनके नागरिक, तो जो होना था वही हुआ। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2008 से ये टेंशन्स लगातार चल रही हैं। ये टेंशन आज की टेंशन नहीं। 2014 आता है, ऑरेंज रेवोल्यूशंस की बात होती है। नाटो लगातार चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन लगातार चाह रहा है कि यूक्रेन को वो यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस में लेके आए, रशिया से पील आउट करे। और कोई भी देश ये चाहेगा नहीं। हमारे जैसा देश जो भारत है, वो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश चाइना के करीब जाए, भूटान चाइना के करीब जाए, नेपाल चाइना के करीब जाए। हमने सैन्य समझौते किए हुए हैं नेपाल जैसे तमाम देशों से कि वे कभी भी किसी और देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे, किए हुए थे। अब तो सबने ही तोड़ दिया। अब तो रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, वो भी माउंटेन रेंज में। नेपाल ने चाइना के साथ की। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई देश चाहता नहीं कि उसके नेबरहुड में किसी ऐसी ताकत का जमावड़ा हो, उसके मिलिट्री बेसिस हैं जो उसके खिलाफ हो। आप कल्पना करिए कि अगर कल को चाइना नेपाल इंडिया बॉर्डर पे एक मिलिट्री बेस बनाने की बात करे और नेपाल इजाजत दे दे, तो भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा? हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्ड टू दैट? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन रशिया क्राइसिस। 2014 में ऑरेंज रेवोल्यूशन से हुआ। क्यों? जो यूक्रेन की राजधानी है उसमें एक मैदान है, मैदान हमारा वाला मैदान नहीं, वैसे मतलब उसका यूक्रेनी में भी पब्लिक स्क्वायर ही होता है। प्रोटेस्ट शुरू हुए। अलेक्सेविच, मैं नाम भूल रहा हूं, तत्कालीन राष्ट्रपति का यूक्रेन का, जो यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पुतिन के दबाव में, डिप्लोमेसी भी है और बहुत सारी चीजें भी हैं। $15 बिलियन प्लेज किया था यूरोपियन यूनियन ने अगर यूक्रेन उधर जाता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये $15 बिलियन इस पे भी डिपेंडेंट थे कि फिर यूक्रेन नाटो का भी पार्ट बनेगा। तत्कालीन राष्ट्रपति वो रशियन स्पीकर थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वो रूसी भाषा बोलते थे और ईस्टर्न हिस्से से जहां उनका ज्यादा सपोर्ट था, जो रशियन इलाके हैं, रशियन स्पीकिंग इलाके हैं यूक्रेन के, वो उसमें डिले डायलिंग करते रहे। अच्छा कल करेंगे, अच्छा ठीक है, 1 महीने बाद मीटिंग करते हैं। और इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। और इसी बीच में रशिया ने यूक्रेन को $2 बिलियन रियल प्लेज किए। ये भारत का मंगोलिया वाला नहीं था कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, वो रियल पैसा था। जिसके विरोध में जो यूक्रेन लैंग्वेज स्पीकर्स हैं,
जब मैं यूक्रेन बोल रहा हूं तो फिर से बेसिकली वेस्टर्न यूक्रेन के लोग ज्यादा, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। विरोध प्रदर्शन को ज्यादा दबा दिया राष्ट्रपति ने, जो उनकी बड़ी गलती थी। 183 पीपल वर किल्ड आई थिंक इन दैट वन। यह तय हुआ कि यूक्रेन की संसद वोट करेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, इलेक्शंस होंगे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति उसी के पहले ही भाग ही गए। वो भाग गए, लेकिन इसको लेके जो ईस्टर्न हिस्से हैं यूक्रेन के, फिर से जहां पर रशियन ज्यादा बोली जाती है और रशियन ओरिजिन के लोग ज्यादा हैं, उन्होंने विद्रोह शुरू किया। इधर रशियन सेना जो है वो क्रीमिया में घुसी। एक्चुअली क्रीमिया में घुसी नहीं, क्रीमिया में उनके पास पहले से ही नेवल बेस था जो लीज पे था, और उन्होंने तमाम जगह पे अपने झंडे लगा दिए और रशिया को ने क्रीमिया को ले लिया। फिर से नेटो गायब था। 2 स्टेट्स बनाई, लिब्रांस्क और दुनहर्स्क आई थिंक, रशियन इलाके में 2 प्रोटो स्टेट बनाई, स्टेट नहीं, जो रशियन बहुल इलाके थे उनको आजाद करवा लिया। वो पपेट गवर्नमेंट आप कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। और फिर से 2014 की बात कर रहा हूं मैं। 2014 में रशिया ने क्रीमिया वापस छीन लिया। क्रीमिया भी रशियन स्पीकिंग ज्यादा है। और ईस्टर्न बॉर्डर पे यूक्रेन के 2-3 हिस्से जो हैं वो कब्जा कर लिए, जिसके बारे में फिर से जो वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं वो बोलते हैं कि ये रशियन एक्शन था, प्रॉपर रशियन मिलिट्री की कार्रवाई थी। रशिया डिनाई करता है। बिल्कुल रशियन मिलिट्री उसमें रही तो होगी, जरूरी रही होगी, लेकिन कितनी और कितनी भागीदारी उनकी थी, क्योंकि उस इलाके में रूस का समर्थन बहुत है और वो इलाका बहुत जमाने से रूस का हिस्सा होना चाहता था। तो ये जो पूरी क्राइसिस है वो दरअसल इतनी ही है, और इस क्राइसिस को नेटो ने पैदा किया है, यूएस ने पैदा किया है। 19th सेंचुरी वर्ड नहीं है कि आप कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लेके कहीं भी घुस जाएंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कल को कनाडा और चाइना एक अलायंस कर लें, एक समझौता कर लें, और कनाडा चाइना को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए जमीन दे दे कि अच्छा आप आइए यहां पे मिलिट्री बेस बनाइए, will US be okay with that? Will NATO be okay with that? So basically रसिया यूक्रेन जो विवाद है वो कुल मिला के इतना है, एक्सपेंशनिज्म बोथ थ्रू डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक्स, कि एक तरफ आप यूरोपियन यूनियन में लाना चाहते हैं, जबकि वो पहले से रशियन कस्टम्स ग्रुप का हिस्सा है यूक्रेन। रशिया चाहता है कि वो बने, जिसमें बेलारूस है, कजाकिस्तान है, जहां पे फ्री ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है गुड्स का। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो उनके साथ जाए। और दूसरा नेटो, आप रशिया को घेरने के लिए, उसकी घेराबंदी करने के लिए उसके बॉर्डर पे नेटो की सेनाएं बैठाना चाहते हैं, और कोई भी देश ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंत में अब इसमें भारत की भूमिका, देयर आर नो फेंस सिटर्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। दुनिया में खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बाहर से खेल देखने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। हम फिर से एब्सटेन करके आए, ना हम रशिया के साथ गए, ना हम यूएस अलायंस के साथ गए, और हमारी बीते 7-8 साल से ये पॉलिसी बन गई है हर मुद्दे पे एब्सटेन करना, और जिसकी हमने भारी कीमत चुकाई है। हम पहले यूएस से सटे। एनएसजी आपको याद होगा, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, जिसका जिक्र अपने 15 अगस्त के भाषणों में किया करते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अब उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि एनएसजी ने हमें घुसने नहीं दिया, क्योंकि रशिया वीटो कर रहा है उस टाइम की हमारी अमेरिका से नजदीकी देख के, चाइना वीटो कर रहा है। आप जिस समय अमेरिका के साथ तेंगे मार रहे थे, उसी समय आप चाइना के राष्ट्रपति से हर 2 महीने में मिल रहे थे, आप उनको भारत बुला रहे थे। और खुद चाइना और रशिया के भी मिलिट्री टेंशंस भी हैं, बॉर्डर टेंशंस भी हैं। दरअसल हमने सब कुछ खोया। हमको हमारा कभी सबसे अच्छा जो दोस्त रहा है रशिया, उसने हमको अफगान वार्ता से बाहर किया था। वो पाकिस्तान से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और जो इनका दोस्त था ट्रंप, तू तड़क का रिश्ता तो शायद ओबामा से था, लेकिन ट्रंप से भी बहुत करीबी रिश्ता था। उन्होंने अपना जो यूएस लेड वार्ता थी उसमें नहीं घुसने दिया।
और रसिया ने हमें रसिया चाइना लेड वार्ता से बाहर कर दिया और हम फिर वही करके आए। ये बात तो बहुत साफ है भाई कि मतलब कोई देश डिसाइड करेगा, लेकिन नेटो की फौजें यूक्रेन में मिलिट्री बेस क्यों बनाएंगी? कल को नेपाल नेटो का हिस्सा हो जाए तो आप बनाने देंगे? सो रशिया यूक्रेन क्राइसिस कम्स डाउन टू दिस: वेस्टर्न एक्सपेंशनिज्म और दबाव की राजनीति, प्रेशर टैक्टिक्स। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। केजीबी का आदमी, कोल्ड वॉर ऑपरेटिव, आप उसको प्रेशर टैक्टिक्स से धमका नहीं सकते। वो हमला नहीं करेगा। इंडियन मीडिया आपको जो भी बताता रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि रसिया इज नॉट गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। वो रसिया के लिए सुइसाइडल होगा, बट रशिया विल कीप द प्रेशर अप, क्योंकि तब अभी जो गेम है वो रशिया खेल रहा है। बाइडेन वगैरह जो भी बयान देते रहे, अभी पूरा का पूरा गेम रशिया खेल रहा है। एक और बात, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि ये पूरा का पूरा यूरोप जो है वो इनकी सप्लाई, गैस सप्लाई पे डिपेंडेंट पूरा। जर्मनी, आई थिंक 40% ऑफ जर्मनीज टोटल गैस सप्लाई कम्स फ्रॉम रशिया। इटली का 30% से ज्यादा है, लिथुआनिया वगैरह का तो और भी ज्यादा है। अगर वो एक विंटर में गैस सप्लाई बंद कर दें तो ये कहां भागेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, यूक्रेन ये बात समझ में आ रहा है। जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला, जब बाइडेन ने बोला कि रसिया इज ऑल सेट टू इन्वेड, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, हमसे तो बात कर लो पहले, तो ये सारी बातें उसी समय बहुत क्लियर हो गई थी। मुझे लगता है कि अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक करें और साझा करें अपने समूहों में। सी यू ऑल, बाय बाय।